नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमेशा की तरह इंदौरिया टाइम्स ने इस बार फिर एक नवाचार को ध्यान में रखते हुए हमने 3 दिन का एक प्रोग्राम बनाया, जिसके अंतर्गत पहले दिन हमने धरती के भगवान की संज्ञा से नवाजे गए तमाम टॉप 10 डॉक्टर्स को स्टूडियो में आमंत्रित किया। उनके जरिए हमने राज्य सरकार के द्वारा हेल्थ इज वेल्थ की जो पॉलिसी उनकी रही है, निरोग राजस्थान जो है, उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, राज्य सरकार की कौन सी योजनाएं आम जन के हितों के लिए संचालित हैं, कैसे लाखों की योजनाएं किस तरह से व्यक्ति को एक तरह से तनाव मुक्त कर सकती हैं, उस पर हमने चर्चाएं की। आज का दिन हमारे साथ जो तय किया गया है वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कोटपुतली का, जिसके लिए अक्सर मैं इंदौरिया टाइम्स की तरफ से पैरवी करता रहा हूँ। जिला ना सही लेकिन जिले से कम नहीं है मेरा कोटपुतली। और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, उन्हीं के कार्यकाल में यदि ये चीज संभव होती है तो निस्संदेह ये दीपावली अपना एक इतिहास रचेगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IAS कोटपुतली जिला मजिस्ट्रेट के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं ऋषभ मंडल। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी एक हमेशा से सोच रही, जैसा डिजिटल इंडिया के इस दौर में मेक इन इंडिया के अंतर्गत यदि कोई नौजवान एक IAS हमारे बीच में मौजूद है, उसे मौका मिला है कि वो उस क्षेत्र का नेतृत्व करे, तो निस्संदेह उसकी योजनाएं भी लाजवाब होंगी। जैसे हाल ही में कोटपुतली नगर पालिका से नगर परिषद बनी, नगर परिषद के साथ जिले की कवायद शुरू हुई और जिले की कवायद में सड़कों का चौड़ा होना और सीवरेज लाइन जैसी चीजों को अंजाम दिया जाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उन सारी चीजों को किस तरह से मॉनिटर करना है, किस तरीके से आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी कैजुअलिटी के या बिना किसी तनाव के उसको पूरा करना ही एक ऑफिसर की काबिलियत में, उसकी CR में मेंटेन करने की तरह माना जाता रहा है। और ये तमाम क्रेडिट मेरे शब्दों के माध्यम से हमारे बीच मौजूद ऋषभ मंडल जी को जाता है। मैं सर आपसे दीपावली के इस मौके पर ये जानना चाहूँगा कि पिछले जो 2 महीने का समय बीता है कोटपुतली का, वो काफ़ी तनाव में बीता है। वजह अलग अलग हो सकती हैं। आपकी मौजूदगी में सरकार के नेतृत्व में जो भी कार्य किए जाते हैं वो जनहित की योजनाओं को लेकर ही किए जाते हैं, लेकिन कई बार सोच का फर्क व्यक्ति को परेशानी में डाल देता है। गिलास आधा खाली है या आधा भरा, गलत कुछ भी नहीं है, सवाल केवल नजरिए का है। हाल कोटपुतली जो जिले की दहलीज तक तो आप पहुंचा है, अभी हाल ही आपने नवगठित जिला कमेटी के अध्यक्ष को यहाँ पे मॉनिटर भी करवाया है, विजिट भी करवाई है। क्या कुछ कोटपुतली का भविष्य आप देखते हैं, प्लीज बताएं। अभी फिलहाल जो पिछले 2-3 महीनों में हमने एक बड़ी कार्रवाई की थी नगर परिषद कोटपुतली में, उसमें जो तमाम प्रशासनिक अमला है वो उसमें इन्वॉल्व रहा था। उसमें जो अपने मुख्य 2 सड़कें हैं, उन 2 मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण मास्टर प्लान के हिसाब से, और उसमें हमने यही कोशिश की कि कोर्ट के जो भी डायरेक्शन थे उसकी पूरी पालना करते हुए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए और पर्याप्त उनको टाइम दिया गया था। जैसा कि जब हमने ये कार्रवाई की थी उससे पहले हमने नोटिस देके इवैक्यूएट करने का पूरा समय दिया था और 99% लोगों ने लगभग जो है वो अपना सामान पूरा का पूरा वहाँ से निकाल दिया था। तो लोगों का भी मैं मानता हूँ कि इस चीज़ में बहुत सहयोग रहा था। इसके बाद जब हम धीरे धीरे अब जब एक बार वो कार्रवाई होगी, उसके बाद अब हमारी जो प्राथमिकता है प्रशासन की और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी प्राथमिकता यही है कि जिस तरह से अभी जो देखने में जैसे शहर का जो मेन मार्केट है वो जो रौनक होनी चाहिए दीपावली के अवसर पे, हमारा बस यही मकसद है कि दीपावली के अवसर पे वो माहौल को हम पनपने दें और उसको जो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसके हिसाब से हम अपना कार्य करें। अभी जैसे मैं आपको आज का एग्जांपल देता हूँ, आज मैं भी मार्केट विजिट करने के लिए गया था, तो लोगों की डिमांड्स थी जैसे जो छोटे जो मिट्टी के जो दिए वगैरह बनाते हैं या छोटे जो फुटकर दुकानें लगाते हैं, तो उनकी डिमांड्स थी कि कई बार जैसे क्योंकि उनके जो ट्रेडिशनली जिस जगह पे वो लोग बैठते थे वो जगह किसी न कारणवश अफेक्ट हो गए, तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो मार्केट एरियाज है उसकी बैरिकेडिंग करके कॉर्डिंग करके 3 दिनों के लिए जो मार्केट हमारा पीक पे रहेगा, धनतेरस के दिन, छोटी दीपावली के दिन और दीपावली के दिन जी, तो बैरिकेडिंग करके हम उनको प्रॉपर बैठने की व्यवस्था करवाएंगे। उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार जो है वो इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है। हम और जो मैं खुद भी और मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो विजिट कर रहे हैं लगातार। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि लोगों का जो भी फीडबैक आए वो हम उसको अभी अपनाने। माना कि सड़कों को चौड़ा करने के लिए, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान प्रशासन का था,
लेकिन यदि त्योहार साल में एक बार आता है, उससे जुड़े हुए वो फुटकर व्यापारी हैं, फुटपाथी जो व्यापारी हैं, या आम व्यक्ति की सुविधाओं से जुड़ी हुई जरूरत की चीजें हैं, मिट्टी का दीपक कहाँ मिलेगा, कलश कहाँ मिलेगा, पूजा सामग्री कहाँ मिलेगी, उन सब चीजों को भी यदि प्रशासन मॉनिटर करता है और उस चीज के लिए बैरिकेड्स लगा करके जगह देता है, तो इसका मतलब हमें इस बात को समझना होगा कि प्रशासन को हमारी हर लम्हे की एक एक चीज की उन्हें परवाह है। बस आवश्यकता है अपने नजरिए को बदलने की। मैं सर यहाँ एक सवाल यहाँ करना चाहूंगा कि बेशक आप सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन दीपावली तक यदि जो बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं, सॉरी डिवाइडर्स जो बनाए जा रहे हैं, यदि इन्हें रोका जाता तो बेहतर होता। बाकी कुछ जगह तो जो डिवाइडर हैं वो रास्ते के बीच में आकर के खत्म हुए हैं, या फिर वो रास्ते को क्रॉस करके डिवाइडर हो गए हैं। इसको आप किस नजरिए से? इसमें जो डिवाइडर्स का कार्य है उसमें हमारी प्राथमिकता ये थी, क्योंकि जो सड़क और डिवाइडर का काम है उसको एक साथ होना था। हमारी जो स्टार्टिंग से प्लान रही वो ये रही, क्योंकि अभी कुछ बिल्डिंग्स हाईकोर्ट के स्टे के चलते बचे हुए हैं, और जब तक हाईकोर्ट से उसका अंतिम विस्तार नहीं हो जाता, तब तक अगर हम वहाँ पे आधे रोड का निर्माण करके अगर रुक जाते हैं तो उससे समस्या ये होगी कि बाद में कॉस्ट ओवररन होगा, और जो एक्सपेंडिचर हमने एस्टिमेट ले रखा है उससे ज़्यादा मेरी एक्सपेंडिचर हो जाए, क्योंकि वो बिल्डिंग्स अगर दोबारा टूटेगी, वहाँ पे रोड दोबारा डैमेज होगा, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो हमने प्लान ये किया था कि पहले हम जो अपने डिवाइडर्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है साथ ही साथ जैसे ही हाईकोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय है अगर उससे जैसे भी डिसीजन आता है, उसके बाद जो रास्ते का काम है वो शुरू कर देंगे। अभी तक हालांकि वहाँ से डिसीजन हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट में भी दोबारा जो डेट्स दे दिए गए हैं। तो हमारी फिर प्राथमिकता ये रही कि पहले हम डिवाइडर्स का काम पूर्ण रूप से कर लें, उसके बाद हम एक तरफा एक सिरे से जो है वो रोड्स का काम दोबारा शुरू करेंगे। कौन कहता है कि पेंडिंग काम पूरे नहीं होते? जैसे कि टी शुभमंगला जी ने यहाँ आकर के कस्टोडियल भूमि की शुरुआत करवाई, उसे किस तरह से एक बड़ा अंजाम देने के लिए उन्होंने पहल की, तो उसे अंजाम तक पहुंचाने में ऋषभ मंडल जी ने बिल्कुल उसे प्रायोरिटी देते हुए और कोई कसर नहीं रख छोड़ी, और आज हर एक व्यक्ति कस्टोडियन के नाम पर एक राहत महसूस करता है। दूसरी बात आपने ये भी बता दिया है कि निश्चित रूप से जब भी कोई अधिकारी आता है, हर एक व्यक्ति उसका वेलकम करने को आतुर होता है, और वेलकम के दौरान की गई जो भी 5 मिनट की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं वो उनके सामने अपने क्षेत्र की उन समस्याओं का डिस्कस भी कर लेता है। निस्संदेह आपने भी उनकी एक सूची बनाई होगी और उसे निश्चित रूप से प्रायोरिटी के आधार पर आप पूरा करते भी जा रहे हैं। मुझे यहाँ कहते हुए बड़ा खुशी है कि बहुत लंबे समय के बाद, यानी जब कभी शैक्षिक समाजोत्थान संस्थान से मैं जुड़ा हुआ था और हमने यहाँ के नगर पालिका का जो गंगा सागर तालाब है, जो कि केचड़ी ठिकाने का एक ऐतिहासिक तालाब है, और उसे यदि एक हेरिटेज के रूप में डेवलप किया जा सकता था, तो ये ख्वाब हमने करीब 20 साल पहले देखा। और उस समय के विधायक डॉक्टर RS घोष साहब ने अपने विधायक कोटे से समरसेबल पंप लगाया, हमने इसके 2 पार्ट को ग्रीन किया, और वाई खान साहब जैसे लोग भी हमारे साथ, जो एडिशनल SP साहब एडीएम साहब थे, वो हमारे साथ श्रमदान करने रेगुलर आते थे। आपने अपनी प्रायोरिटी में उसको शामिल किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और न केवल उसकी आपने सफाई करवाई है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जल जंगल जमीन बचाओ का जो एक अभियान है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत जल संरक्षण के भी पॉइंट वो बन सकता है, हेरिटेज के दृष्टि से भी वो ठीक है। बच्चों की आपका रेजिडेंस, विशेषकर वो रेजिडेंस है आपका जो कभी लॉर्ड लेक का हुआ करता था, वो आपका रेजिडेंस है। और इसी दौरान मंदिरों की एक श्रृंखला है, और मंदिरों की श्रृंखला के अंतर्गत मातृशक्ति का जो मूवमेंट यहाँ होता है, विशेषकर मातृशक्ति है तो बच्चे भी हैं, उनके लिए वो पार्क बहुत अहमियत रखता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी उसको थोड़ा सा डेवलप किया जाना चाहिए, तो उसको ग्रीन पार्क के रूप में भी डेवलप करें। तो इसको लेकर के आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या अभी तक आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ बताएं। जैसा कि आपने गंगा सागर जो है उसका विवरण किया, तो वो जब एक बार मैं ऐसे ही विजिट करने गया था उस एरिया, तो वो अचानक से मुझे चीज़ तो मुझे इंटरेस्ट आया कि इसको जाकर देखते हैं कि इसमें है क्या। तभी तो हालांकि वो बहुत ही ख़राब शेप में था, वहाँ पे कांटे वाटे थे, झाड़ियाँ वाड़ियाँ की हुई बहुत ठीक हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान किया था। फिर अभी हाल ही में राज्य सरकार ने एक नई स्कीम चालू की, तो जो शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो उसके अंतर्गत हमने प्लान किया कि कम से कम उसकी जो साफ़ सफाई है और उसका जो गड्ढा करना है, वो 2 काम हमने किए, और वो काम लगभग अब हो गया है। अब आगे जो है हम वो एक प्लान कर रहे हैं नगर परिषद के साथ कि उसको एक अच्छे से गार्डन के रूप में, और जो उसकी बाउंड्री बनी हुई है उस बाउंड्री को जो रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कैसे मदद ले सकते हैं। और राजस्थान में जैसे कि हम सबको पता है कि बाउंड्री जो है वो ऐतिहासिक रूप से
एक वाटर रिस्टोरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। निश्चित रूप से। तो जो पिछले किसी ज़माने में उसका जो इनकैचमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा था, बट आज के डेट में जो उतने सारे इनकैचमेंट थे और जो सोर्स ऑफ वाटर थे वो लगभग बंद हो चुके हैं। तो हमारे पास ये समस्या है कि अगर हम उसको रिचार्ज करेंगे तो उसका इनकैचमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारी प्राथमिकता यही है, और अभी भी मैं बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में भी वो कब की बहुत पहले की बनी हुई है। आज के डेट में भी अगर हम जाकर उसको देखते हैं तो वो बहुत ही रोबस्ट स्ट्रक्चर है, और अभी आने वाले साल तक वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। उससे बस थोड़ा सुधार, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई की जरूरत उसमें मैं एक एडिशन और करना चाहूँगा कि कोटपुतली में पांडवकालीन एक बावड़ी और है, है। जो कि उधर गुगा जी के जो पेड़ी है वहाँ पर बनी हुई है। वहाँ पे एनक्रोचमेंट बहुत है। यदि ऐतिहासिक जो धरोहर है उसे भी आपके कार्यकाल में यदि संरक्षण मिलता है, सुधार होता है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले ऑफिसर की वो प्रायोरिटी में शामिल होगा और लोगों को वो चीज़ें अच्छे तरीके से मिल पाएंगी। हमारे बीच में आज ऋषभ मंडल जी जो आए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है, आपके लिए हम आभारी हैं इन सब चीज़ों को लेकर। और एक बड़ी बात जिसके लिए मैं आखिरी में उनका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। निश्चित रूप से आप एक नौजवान होने के साथ साथ आईएएस हैं, आपने एक बड़े कंपटीशन को फाइट किया है, और आज की तारीख में जो भी व्यक्ति कंपटीशन फाइट करके आता है वो किसी भी क्षेत्र की पूरी जानकारी रखने की जानकारी लेने का प्रयास करता है। जिस जगह पर आप आज पोस्टेड हैं वो तोरावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और तोरावाटी क्षेत्र का जो इतिहास लिखा गया वो आज के 40 साल पहले स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा जी के द्वारा लिखा गया, जिसका तीसरा संस्करण अभी आने को है। मे भी शायद नववर्ष से पहले या भी नववर्ष पे वो तीसरा संस्करण आएगा। हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आपको हमने बताया कि इस तरह का कोई इतिहास सामने आने वाला है, हम आपकी उसमें सहमति चाहते हैं कि आप उसके बारे में बताएं कि ये इतिहास किस तरह से आने वाले यूथ के लिए, शोधार्थियों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। आपने पुस्तक को पढ़ा भी है, और पढ़ने के साथ साथ आपने जो भी उसमें अपना संदेश प्रसारित किया है उसे आप किस तरह से पब्लिक को एक तरह से कनेक्ट करेंगे? मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी क्षेत्र के बारे में हम जानना चाहते हैं अभी की परिस्थिति, तो उसके लिए उस क्षेत्र का इतिहास जानना अपने आप में बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानेंगे, इतिहास जो है वो केवल इस बात को नहीं कि वहाँ पे कौन साम्राज्य रहा, कौन सी रियासत रही, बल्कि पूरे वहाँ पे सामाजिक डेवलपमेंट जो है वो कई वर्षों तक किस तरह से चला, और जो नए वहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए उससे वहाँ के कल्चर और सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ा। तो जो जैसा कि आपने बताया कि जो तोरावटी का इतिहास जो पुस्तक लिखी हुई है उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वो किताब जो पुस्तक है वो लिखी गई है, और उसमें हर एक पहलू को टच किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ की रियासत या वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में कमेंट किया गया है, हर एक पहलू को अच्छे से कवर किया गया है। और अभी भी जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कोटपुतली को अभी जिला बनाने की भी जो मशक्कत है वो चल रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मेरा मानना है कि जो तोरावटी के इतिहास रहा है और उसमें जो जो रीजन्स और जो जो जगह जो जो तहसीलें आती थी, तो वो काफ़ी हद तक इस चीज़ में भी मददगार रहेगा। तो आपने जो एक कोशिश की है अपनी तरफ से, एक इनिशिएटिव लिया है कि जो एक इतिहास रहा है उसका संरक्षण करना और उसको आगे बढ़ाना, और जो हमारी क्षेत्र के आने वाले जो पुष्ट हैं उनको वो चीज़ प्रोवाइड करना, तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैंने इसीलिए आपको संदेश जो दिया था कि आपने जो पुस्तक अभी जिसका जो तीसरा संस्करण आ रहा है उसके लिए हमारी तरफ से पूरी आपको शुभकामनाएं हैं। और हमारी जो जनता है, जो मेरे यूथ हैं, उनसे मेरी ये अपील भी है साथ में कि आपको जब भी मौका मिले आप पुस्तक को पढ़ने का ज़रूर प्रयास करें, ताकि आपको इस चीज़ का और अभी जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने न केवल तोरावाटी में संदेश प्रसारित किया बल्कि उसको इतना समय दिया कि उसे पढ़ा और लेखक की उन भावनाओं को समझा जिस भावनाओं से उन्होंने उस इतिहास को लिखा था। मैं सर आखिर में आपसे ये चाहूँगा कि दीपोत्सव का दौर जारी है और कल से बड़े दीवी का और ये सारी आगे भी 5 त्यौहार हमारे सामने आने वाले हैं। पब्लिक को आप क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे कि सुरक्षित दीपावली मनाई जाए और संपन्नतापूर्ण दीपावली मनाई जाए? मेरा सारे कोटपुतली की जनता से, यहाँ के लोगों से यही अपील है कि अभी दीपावली का पर्व है और हमारे प्रशासन की तरफ से हम पूरी तरह से सजग हैं और तैयार हैं। अगर किसी भी की तरह की कोई समस्या हो तो हम उससे जो जूझने के लिए वो भी तैयार हैं। और हमारा शुभ संदेश है कि दीपावली का उत्सव जो है वो हमारे सबसे बड़े त्यौहार में से एक है। तो आप पूरे हर्षोल्लास के साथ
और पूरे सेफ्टी को बरतते हुए दीपावली का पर्व मनाएं। और हमारी तरफ से आपको इस चीज़ को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्टूडियो में पधारे और पब्लिक से मुखातिब हुए और आपने शुभकामना संदेश प्रसारित किया। एक बार पुनः इंदौरिया टाइम्स की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।